हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं, हम एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू लेने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, क्या फीचर्स हैं, और प्रियम्बल यानी कि जो समरी होती है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हमने बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव पॉलिसी के थ्रू आई थी, राइट। तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन से एक्ट्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इफेक्ट डाला। हम ये पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन लोगों का हाथ था, कैबिनेट मिशन मिशन प्लान कैसे आया, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैसे इलेक्शंस हुए, कैसे मुस्लिम लीग बाहर हो गई, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी। ऐसे करके चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। अब हम आगे चलने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और पहले थोड़ी सी फीचर्स की बात कर लें। फीचर्स मतलब कि विशेषताएं, जैसे कि क्या है। जैसे अगर थोड़ी सी मैं ऐसे बात करूँ तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक फीचर हो गया। दूसरा फीचर की मैं बात करूँ तो क्या है, बहुत सारे हमारे सोर्सेज से लिया गया है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हमने कहीं एक जगह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया, तो वेरियस सोर्सेस है। तीसरा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिडिटी है। रिजिडिटी यानी कि एक तरह से फिक्स, इतना इजीली चेंज नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का भी है कि आप उसमें चेंजेस ला भी सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक नहीं है, दोनों ही चीज़ों के प्रावधान है। समझेंगे हम, जैसे कि प्रियम्बल चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है, क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं इनके बारे में। ठीक है, फिर क्या है, फेडरल। फेडरल मतलब कि दो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यूनिटरी बायस है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हल्की ज़्यादा पावर है। तो इसके बारे में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो ये इन सब में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं। आई थिंक 9-10 फीचर्स आप बोल सकते हो कि हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही मेजर फीचर है ना। बहुत ही सिंपल है, इसको समझाने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा। ठीक है, कि भाई अभी मैं अगर ऐसे ही बोल दूँ कि 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको एक वोट है और हर वोट की वैल्यू सेम है ना। तो सारी चीज़ें अभी मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ, बट आई विल गेट इन टू डिटेल फॉर एवरी सिंगल फीचर। ओके, फिर क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी उसका एक फीचर हो गया। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, शॉर्ट में डीपीएसपी, इसके बारे में जानेंगे। और क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं। इनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अपने प्रियम्बल के बारे में, कि प्रियम्बल आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेशन वाइज सबसे लेंथीएस्ट है। अगर हम देखो, अब यूएस में क्या है, यूएस में स्टेट का अपने हर एक, यूएस में जितने भी स्टेट्स हैं आई थिंक अराउंड 50, तो हर स्टेट का क्या है, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हर स्टेट का जो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके अकॉर्डिंग अलाबामा, ठीक है, अलाबामा जो एक स्टेट है उसका सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कंट्री और वो दोनों मिला लो तो ठीक है। और अगर हम केवल कंट्री की बात करें, स्टेट में अलाबामा हट गया, तो फिर कंट्री वाइज सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, क्यों है, क्या रीजन है। तो देखो, दो मेजर रीजन बोल सकते हो या तीन। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट से ले लो। तो हिस्टोरिकल फैक्ट से मेरा मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, है ना। ठीक है, अब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ, हिस्टोरिकल फैक्ट बोलो, हिस्टोरिकल फीचर्स बोलो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है बहुत हद तक। अब क्योंकि वो एक्ट पूरे डिटेल में था, वो एक्ट ही सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लेंथीएस्ट होने ही वाला था। दूसरा, हमारे इतने सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, है ना। तो इन सारी ये भी रीज़न है कि हमारे हर चीज़ के प्रावधान पे प्रॉपरली डिटेल में चीज़ें लिखी होंगी, तो इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथीएस्ट है। और तीसरा है कि देखो, यूएस, अनलाइक यूएसए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के लिए एक है, मतलब उनका भी है, बट सेंट्रल का एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है एंड एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारा क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी बात करें, वेरियस सोर्सेज, मतलब क्या, बहुत जगहों से लिया गया है। जैसे कि देखो, सबसे पहला सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहला और मेजर सोर्स है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये एक सोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें ली गई। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर, बहुत सारी चीज़ें।
फंडामेंटल राइट्स बोल लो आप, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एक तरह से क्या है आपका फिलोसफिकल पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समझाऊंगा बाद आराम से कि क्या है एक्चुअल में, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल राइट आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को आप लेके कोर्ट में जा सकते हो, इसके लिए हम प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, बट इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल, तो इसलिए इसको अलग से दिया गया डीपीएसपी में, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये हमारी क्या है, ये फिलोसफिकल पार्ट है। ये क्या है, फिलोसफिकल पार्ट है। ये लिया गया हमारा किससे, फंडामेंटल राइट्स हमारा आया अमेरिका से, और डीपीएसपी हमारा आया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से, ठीक है। ये हो गया। और क्या कहानी पता है हमें, और जो है हमारा कि कैबिनेट गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है ना, कि ऐसी सरकार रहेगी, ये हमने लिया ब्रिटेन से, ठीक है। और क्या है हमारा वेरियस सोर्सेज, अभी इसके बारे में भी जब हम अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी पता चलेगा कि क्या हमने साउथ अफ्रीका से लिया, क्या हमने कहाँ से लिया। लेकिन अभी इन शॉर्ट बताने के लिए, तो कैबिनेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल ये सारे क्या है आपके पॉलिटिकल पार्ट, एक तरीके से जो रिलेशन होगा आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कहाँ से लिया, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेके, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पॉलिटिकल पार्ट, ठीक है। और ये आया है हमारा कहाँ से, ये आया है ब्रिटेन से, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी। तो ये दो फीचर्स तुमने पढ़ लिया, लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, और क्या है। अच्छा, अब रिजिड कैसे है और फ्लेक्सिबल कैसे। अब जैसे मैं सबसे पहले आपको रिजिडिटी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो रिजिडिटी का एग्जांपल समझने के लिए हम किसी कहानी समझेंगे, हम कहानी समझेंगे यूएसए की, ठीक है। तो क्या हुआ कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कब, 1789 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसमें इसके जो है 2 साल के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, एक ही दिन में इन्होंने 10 अमेंडमेंट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। 10 अमेंडमेंट किए इन्होंने इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1791 में हुआ था ये, ठीक है। ये आज जाना जाता है। तो रिजिडिटी में क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ बताता हूँ। तो बिल ऑफ राइट्स 1791 के अंदर आया था, ठीक है। तो ये कर दिया। अब इसके बाद इस 1791 से लेके अभी क्या आ गया आपका 2021 तक, बोल का डेटा पता है मेरे को, 2021 तक जो है आपका केवल 16 अमेंडमेंट हुए हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया के 105 हो चुके हैं इतने टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया रिजिडिटी का एग्जांपल यूएसए का, ठीक है। इंडिया का क्या है, 70 ईयर्स हुए मान लो अराउंड, ओके। और कितने अमेंडमेंट है हमारे, 105 अमेंडमेंट है। तो दिख रहा है कि हम इनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब एट द सेम टाइम हम रिजिडिटी कैसे मेंटेन करते हैं ये समझो, ठीक है। तो देखो दो तरह के, अब हमारा आर्टिकल 368 जो है ना, जो हमारा आर्टिकल 368 है, ये बात करता है किसकी, अमेंडमेंट की, ठीक है। अमेंडमेंट की बात हमारे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 के अंदर आती है, ठीक है। तो अब ये हमको क्या बोलता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, क्या देखो दो प्रावधान बोल सकते हो आप। एक देखो कुछ जैसे आप कुछ जो एक्ट है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे अमेंड हो सकते हैं, ठीक है। क्या, आपकी जो पार्लियामेंट में आपको स्पेशल मेजोरिटी हो, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मिल जाए आपको पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, जितने लोग हैं उनमें से 2/3 जो है आपके, 2/3 से ज़्यादा लोग जो है आपके, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उनकी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है। और जो दोनों हाउस मिला के लोकसभा और राज्यसभा में आपको क्या मिल जाए, मेजोरिटी मिल जाए, ठीक है। मेजोरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों चीज़ें हों तो आपका या तो पास हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। अच्छा, और कैसे अमेंड कर सकते हो, दूसरा आपका अमेंडमेंट है, दोनों ही इतना ईजी है। दूसरा क्या है कि एक तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा क्या था उस वाले में, उसमें था कि मेजोरिटी इन द बोथ द हाउसेस। इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट मिले आपको, ठीक है। और इसके साथ जो है आपके जो इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनमें आधे से ज्यादा, आधे से एक ज्यादा है जो भी, उनकी आपको अप्रूवल मिल जाए। तो मतलब कि रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब इसके लिए समझ में आ रहा है कि आपको कितनी पावरफुल गवर्नमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। आपके आधे से अधिक स्टेट्स पे आपकी गवर्नमेंट हो और आपके पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी हो, तो जाके शायद आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। एक तो ये, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट के लिए आपको यहाँ पे वो दिक्कत है, ठीक है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं आगे।
अब रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी समझ लिया हमने कि इतना आसान भी नहीं है, बट हाँ यूएसए जितना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अब जो है हम फेडरल सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो स्टेट कैसे है, फेडरल सिस्टम तो है हमारे कंट्री में, बट साथ में हम थोड़ा सा यूनिटरी की तरफ है, मतलब कि थोड़ा सा सेंट्रल को हमारे पास ज़्यादा पावर है। समझते हैं दोनों के फीचर्स, ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कैसे, उसका क्या है, देखो। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, क्या फीचर्स हैं ऐसा कि हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, देखो। तो इसके जो अब चीज़ सामने दिख रही है, तो हमारे पास क्या है, दो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर क्या है, पावर की डिवीजन दी हुई है ना, तो डिवीजन ऑफ पावर है। फिर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या आता है, फेडरल सिस्टम का ही फीचर है, ठीक है। और क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडिटी है ना, वो हो गया इसका फीचर, ठीक है, फेडरल है। और क्या है, हाई कोर्ट जो है आपका इंडिपेंडेंट एक तरीके से, तो इंडिपेंडेंट हमारी क्या है, जुडिशरी है। तो ये सारे फीचर्स जो है बहुत सारे ऐसे, ये हो गया इसकी फेडरल है। अच्छा, यूनिटरी बायस्ड क्यों है फिर, देखो। अब जो है इसमें कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, ठीक है। अब नॉन फेडरल फीचर जरा समझते हैं, या यूनिटरी फीचर्स बोल लो, तो वो क्या है हमारे, देखो। सबसे पहला, आपको जाहिर से बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, अनलाइक यूएसए विच इज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में केवल हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, सिटीजनशिप स्टेट की अलग से नहीं है, तो सिंगल सिटीजनशिप, ये सारे क्या है आपके यूनिटरी वाले फीचर है। और क्या है, फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूएसए से आप एग्जाम्पल लेना, आपको समझ में आ जाएगा नॉन फेडरल फीचर क्या है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और क्या है, जुडिशरी हमारी मिली हुई है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी है बट इंटीग्रेटेड भी एट द सेम टाइम, राइट। तो ये सारे आपके क्या है, फीचर्स हो गए आपका। और जो आपका जो स्टेट गवर्नर है, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको सेंटर अपॉइंट करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो आपका ये भी आपको दिखा रहा है कि थोड़ा सा अपर हैंड है किसका, ये जो है आपका नॉन फेडरल फीचर्स है, यानी अपर हैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से हम फेडरल तो हैं, बट देर इज अ यूनिटरी बायस, थोड़ा सा सेंटर की तरफ ज्यादा पावर है, ठीक है। ऐसा हो गया कहानी। अब देते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, आपको पता है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। बट ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है और जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इसमें थोड़ा मेजर एक डिफरेंस है, वो समझते हैं हम, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट एक डिफरेंस जो कि मेजर है, ठीक है। तो समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो लार्जली बेस्ड, पहली बात तो कि लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। लिया तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही है। तो डिफरेंसेस क्या है, अब ये समझो, ठीक है। तो चलो पहला डिफरेंस देखो, मैं डिफरेंसेस समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंसेस, ओके, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है कि इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट जो है किसका, ब्रिटेन के पास जो है अपना इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट, ठीक है। और इनका ये जो पार्लियामेंट है ना, ये सुप्रीम है किसका, ब्रिटेन का। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट, हमारा कोर्ट जो है ये किससे चलता है, ये हमारा कोर्ट और पार्लियामेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। ये कहानी है आपकी इंडिया की और आपकी ब्रिटेन की, समझ में आ गई। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। क्लियर हो गया। और क्या है, हमारा जो उनकी तरह जो उनका हेड जो है ना, वो मोनार्क, वो हेरिडिटरी है, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब वंशज, ठीक है। जो उनके राजा है, जो प्रिंस बन रहे हैं, वो वंशज है। ये क्या है आपका, ब्रिटेन का। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, इलेक्टेड है। क्लियर हो रहा है, ये हो गया इंडिया का। मतलब हम क्या है, बेसिकली सिंपल भाषा में रिपब्लिक है। ये वर्ड आगे भी आने वाला है, प्रियम्बल में समझेंगे, ठीक है। और भाई अब ये दो हमारे जो है मेजर डिफरेंस है, ठीक है। ये ब्रिटेन में क्या है, सुप्रीम है पार्लियामेंट, इंडिया में क्या है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, हेरिडेटरी, एक मतलब हल्का सा मोनार्की का फीचर, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडिया में क्या है, वो इलेक्टेड है। क्लियर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑफकोर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो देयर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई अस ओनली, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा और, देखो। अब जैसे मैंने समझाया कि हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। एक जो है ना, हमारे में मिक्सचर है किसका, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, मतलब पार्लियामेंट एक तरीके से आपका हल्का सा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ भी है, बट डिपेंडेंट है किस पे, इनका ये मिक्सअप है, ठीक है। हमारा कोर्ट और ये जो है ना, इनकी बहुत अच्छा खासा मिक्सअप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली, ठीक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। अब ये समझाता हूँ मैं कैसे, देखो।
जो आपका सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है ये है हमारा ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सर्वश्रेष्ठ। और जो है ये आपका हो गया ब्रिटेन, ब्रिटेन। और जो आपका दूसरा क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। और कोर्ट कहाँ पे सुप्रीम है, कोर्ट आपका सुप्रीम है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर जो डिसीजन फैक्टर है वो आपका कोर्ट है अमेरिका में, ठीक है। ये दोनों की कहानी है। इंडिया की कहानी कुछ ऐसी नहीं। इंडिया में हमने कोर्ट को पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट के आप किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकते हो, उनको फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे में ना पार्लियामेंट ना कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है जब उन्होंने प्रियम्बल के बारे में बातें की और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कहानी हुई यहाँ तक। अच्छा और क्या है, अब फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली क्या है कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी ये इंश्योर करते हैं। द इजिएस्ट जस्टिस टू गिव इज पॉलिटिकल जस्टिस बिकॉज it is we can go to the court for that and you can get your right, okay। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करता है कौन, हमारा फंडामेंटल राइट्स की गवर्नमेंट की नज़र में आप सब बराबर हो, आप सबको, मतलब सिंपल भाषा में यही, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपके, ठीक। और दूसरा जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेट मी राइट इट वंस बिकॉज मैंने अभी तक एक बार इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है, तो मे बी यूल फाइंड डिफिकल्टी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट मतलब निर्देश है ना, कि कैसे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्राई करता है कि देश में सभी को सोशल यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, आर्थिक क्या हो, बराबरी हो, ठीक है। ये समझना फंडामेंटल राइट्स में, फिर हम अच्छे से समझेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इसको इसको मतलब आप अचीव करने के लिए क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते टू बी ऑनेस्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द सेक्युलर स्टेट, ठीक है। सेक्युलर 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 भी एक हमारा फीचर हो गया, ठीक है। तो देखो भाई तीन तरह के स्टेट्स होते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, सेक्युलर है। अच्छा और एग्जांपल, आपको सब कुछ एग्जांपल समझाएंगे हम। एक होता है आपका अथीस्टिक, मोस्टली आप कम्युनिज्म से जोड़ सकते हो इसको, ठीक है। तो अथीस्टिक यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानता है एंड उल्टा डीमोटिवेट करेगा कि आप अपना रिलीजन प्रोपोगेट करो या ऐसा कुछ भी करो। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके चाइना और आपका पहले का यूएसएसआर, ये थे आपके अथीस्टिक स्टेट। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आप थियोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग बट हाँ, थियोक्रेटिक स्टेट मतलब कि एक रिलीजन को प्रमोट करने वाला। जाहिर सा एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, ठीक है। पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिक और सेकुलर क्लेम तो करता है बट वी नो हाउ इट इज, राइट। और तीसरा है आपका सेक्युलर, इंडिया, जो भी आपके मोस्ट ऑफ द मेजर जो मेजर डेमोक्रेसी है, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आर सेक्युलर स्टेट्स, ठीक है। जो कि किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करते, किसी भी रिलीजन को बेसिकली प्रोपोगेट या फिर बोल सकते हैं किसी रिलीजन को अपना स्टेट का रिलीजन आइडेंटिफाई नहीं करते। एवरी रिलीजन इज इक्वल इन देयर आउटलुक और इन देयर ओवरव्यू, ओके। तो ये हो गया। अच्छा अब और क्या चीज़ें के बारे में समझना है थोड़ा सा। अब एक और लास्ट चीज़ बच गई है ना, जो था हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वो भी बताता हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन का बेसिस किसको अडॉप्ट किया था, इसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। ये हमारा क्या है, इलेक्शन का बेसिस है, ठीक है। इस पे ही होते हैं कौन से, हमारे लोकसभा के इलेक्शन और हमारे विधानसभा के यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे होते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो हर नागरिक 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, इसको क्या है, वोट करने का अधिकार है, ठीक है। हैज राइट टू वोट, ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ओके, लाइक दैट, ठीक है। तो ये है, ठीक है, हैज राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि तुम इस पर्टिकुलर कास्ट से हो तुम वोट नहीं कर सकते और या फिर तुम्हारे वोट की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो ये है, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अच्छा इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं जो बता रहा था, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। क्या जो वोटिंग एज थी वो पहले थी 21, ये 21 से घटा के क्या हो गई, 18 हो गई। इसके लिए ये कौन से ईयर में हुई ये चीज़,
ये हुई आपकी 1989 में, ठीक है। कब हुआ ये चीज़? 1989 में। 1989 में हमारा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 61st अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ डिसाइड हुई। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, राइट। तो यहाँ तक की कहानी तो हमारी पूरी की पूरी हो गई क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की हल्की सी और बातें कर लें कि पहले क्या था, अभी क्या हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, राइट। तो देखो, स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसके कितने पार्ट्स थे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे थे 22 पार्ट्स, ठीक है। ये था आपका 1949 में आपका बन चुका था ना, 26 नवंबर 1949 का बोल रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने 1949 लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। 22 पार्ट्स थे, ठीक है। अब देखो, अब 22 थे, इसमें से क्या होगा, जो सेवेंथ पार्ट था ना, जो सेवेंथ पार्ट था वो तो कर दिया गया भैया डिलीट, ठीक है। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ ये चीज? सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट में इस पार्ट को हमने डिलीट कर दिया। किस ईयर में? 1956 में, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सेवेंथ पार्ट में इसको तो हमने कर दिया डिलीट। अच्छा, फिर और क्या किया हमने? फिर हमने रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फोर्थ ए, ठीक है, और 14th ए, जब भी इनके आगे कैपिटल लगाओ ना किसी पार्ट के आगे, तो समझ जाना कि ये अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, इनको मतलब बाद में डाला गया है, ठीक है। तो ए बी कुछ भी लगाओ तो ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। ये ए लगा हुआ है देखो, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऐड, ये हुआ ऐड हुए हैं ये दोनों पार्ट कब? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट हमारी कब हुई थी? ये हुई थी 1976 में, ठीक है। फिर उसके बाद 9A आपका पार्ट जोड़ा गया 74th अमेंडमेंट में। कब जोड़ा गया? 74th अमेंडमेंट 1992 में। और आपका 9th बी फिर जुड़ा 97th अमेंडमेंट, ये हो गया आपका 2011, ओके। तो देखो 22 थे, एक गया और इसके अलावा 1 2 3 4 जुड़ गए, तो कितने हो गए हमारे? 25, ठीक है। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी पूरी की पूरी इजीली क्लियर हो रही होगी, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो, अभी हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं अब हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड से, दैट इज द, ठीक है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, हमने उसमें अमेंडमेंट्स की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रियम्बल की। व्हाट इज प्रियम्बल? बेसिकली अ समरी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट प्रोवाइड, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा प्रियम्बल किस पे बेस्ड था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित नेहरू in the assembly on I think 13th December 1946, right? 13 दिसंबर 1946 जितना मुझे याद है, हाँ। तो उस दिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पास हुआ, एंड देन इट टुक द फॉर्म ऑफ आवर मॉडर्न डे प्रियम्बल, राइट। तो जो पहला प्रियम्बल था पूरे वर्ल्ड में वो था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने भी वहीं से अडॉप्ट किया है, राइट, टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कोर्स। वो भी शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और एंड आर प्रियम्बल आल्सो स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ें पूछता है? तो इंग्रेडिएंट, राइट, कैसे बना, क्या है सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल। सो आई जस्ट कवर इट राइट नाउ, राइट हियर एज। सो क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रीएम्बल जो है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, उनके माइंड, उनके दिमाग में क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम, उसको दर्शाता है, ठीक है। क्लियर? ये है उसका सबसे ज्यादा वो। कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। तो कीवर्ड्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब की मीनिंग, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, तो इन सारी चीज़ों की मीनिंग, ठीक है, आगे चल के हमने कवर किया है। देन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल कुछ ऐसा लागू तो नहीं कर रहा, और अगर है तो वो कैसे अमेंड हो सकता है, और अगर नहीं है तो क्या इसमें बदलाव लाया जा सकता है, अगर लाया जा सकता है तो कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो आज तक प्रियम्बल में बदलाव एक बार आया, तो बदलाव तो जरूर लाया जा सकता है, समझ में आ गया। एक बार बदलाव किया गया है, जो कि हुआ था हमारा कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, एट द सेम टाइम व्हेन पार्ट 4A एंड 14th A वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे क्या किया गया था? प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई, तो क्या अमेंडमेंट हुई थी? द एडिशन ऑफ 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स को हमने ऐड किया। वो वर्ड्स क्या थे? दिस इज इंपॉर्टेंट, अलग अलग ऑप्शन दे देता है आपको, कभी लिख देगा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट। तो जो आपके बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना है। तो कौन से 3 वर्ड थे? सोशलिस्ट,
secular, and the word integrity. Okay, where is socialist, where is secular, where is integrity? Socialist, secular and integrity. Okay, ठीक है, तो ये तीन वर्ड डालेंगे, इनका मतलब क्या होता है चलेंगे आगे समझेंगे। कीवर्ड्स, ठीक है, वही बात। सॉवरेन, सॉवरेन मतलब संप्रभुता, ठीक है, मतलब सब संप्रभुता है, शुद्ध हिंदी बता दोगे तो काम थोड़ा चलेगा। सॉवरेन इज बेसिकली कि अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही हम किसी दूसरे देश के अंदर आते हैं। नाउ वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, और हम अपने आंतरिक और बाहरी जो हमारे जो भी मामले हैं उस पर खुद से फैसला ले सकते हैं। और इसी सॉवरेनिटी पे जब भी सवाल उठता है, देयर इज अ कंडीशन ऑफ वॉर, जो कि चाइना ने यही बहाना देके हमसे लड़ाई ली थी। दे आर लाइक इंडिया इज इंटरफेयरिंग, दलाई लामा वाली चीज हुई थी, एंड China said India is interfering in our internal affairs and hence affecting our sovereignty, and that is why they declared the war in 1962। ठीक है, तो ये है हमारे सॉवरेन। सॉवरेन मतलब कि क्या, ना किसी पे डिपेंड है, ना किसी के अंदर आता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि खुद के मामलों पे खुद फैसला ले सकता है, ठीक है, और उसमें किसी और को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सॉवरेन। ओके, मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। ठीक है, अब सोशलिस्ट का क्या मतलब है, देखो सोशलिस्ट के बहुत सारे मतलब है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट मींस दैट गवर्नमेंट दैट इज फॉर द सोसाइटी। और ये सोशलिस्ट शब्द या सोशलिस्ट पैटर्न का जो है हम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था आबादी सेशन में, दैट हैज बिकेम अ क्वेश्चन इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, तो आबादी सेशन में इस वर्ड को, इस पैटर्न को, सोशलिस्ट पैटर्न को कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्युलर, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ड टू बी ऑनेस्ट इन द प्रेजेंट एरा, बट ओके। सेक्युलर भी आपका ये जो वर्ड है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, सोशलिस्ट भी सेक्युलर भी ये जुड़े। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा राष्ट्र भारत है वो उसकी जो सरकार है उसके नज़र में सारे के सारे जो आपके रिलीजन है, इट डजेंट मैटर इफ दे आर एट 70% और इफ द पॉपुलेशन इज एट 2%, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सभी के सभी एक समान है, सबका स्टेटस एक समान है, और सबको एक बराबर सहायता या सपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट से उन्हें मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट सेक्युलर मींस, नो भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतंत्र, यानी कि जो आपकी जो भारत पे शासन, जो शासन नहीं बोलेंगे अब, यानी भारत की जो संभाला जाएगा वो लोगों द्वारा ही संभाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट, टू द पीपल मोस्ट प्रोबेबली। ओके, मैं बहुत टाइम अगर थोड़ा सा ये चीज, ये वर्ड बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशंस बोल रहा हूँ, आई थिंक टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल मोस्ट प्रोबेबली, बट या रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, लाइक दैट। सो दिस इज द कंडीशन, राइट, कि जो रियल पावर है वो लोगों के पास है, एक लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश। आखिरी जो है क्या है, रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो स्टेट है, अनलाइक ब्रिटेन जहाँ पे हेरिडिटरी है हेड ऑफ द स्टेट, हमारे में वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। इनडायरेक्टली होते हैं हमारे यहाँ, यूएसए में डायरेक्टली, राइट। इनडायरेक्टली कैसे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुनते हैं वो जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो एक तरह से इनडायरेक्ट। तो ये जो ऊपर के 5 वर्ड थे, क्या क्या वर्ड थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे स्टेट के, हमारे नेशन के नेचर को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं केवल इतने ही वर्ड्स हैं, बाकी के वर्ड्स की क्या कहानी है। देखो अगला वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का जो है आपका कंसेप्ट लिया गया रशियन रेवोल्यूशन से। इसमें क्या इंश्योर करना है कि सोशल जस्टिस मिले, लोगों को इकोनॉमिकल जस्टिस मिले। ये दोनों अचीव करना मुश्किल है। द इजीएस्ट टू अचीव अमंग देम ऑल इज पॉलिटिकल जस्टिस, एंड दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं किसकी, हम लिबर्टी की। लिबर्टी इज बेसिकली फ्रीडम, बट इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ना। तो ऐसा इसका मतलब है कि देखो आपके विचारों पे, ठीक है, आपके कहने के तरीके पे, आपके विश्वास पे, ठीक है, बिलीव, फेथ, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल वर्ड्स टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, आप किस चीज़ में मानते हो, किस चीज़ पे रखते हो, ये है, बिलीफ अलग है। वर्शिप, आपके पूजा पाठ पे, इन पे किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी लोगों के, इसके इन चीज़ों के एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, और सेम टाइम पे जो है क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट के विकास के लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान किए जाएंगे। दिस इज व्हाट लिबर्टी मीन्स, एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट्स ऑन दीज फैक्टर्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इक्वालिटी। ठीक है, अब इक्वालिटी इज अगेन एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेजेस। अब इस पे बहुत डाउट्स आएंगे आपको, मेरे को पता है। देखो सोशल प्रिविलेज यानी कि किसी भी समुदाय को, किसी भी समाज में रहने वाले किसी भी पर्टिकुलर समुदाय को, पर्टिकुलर वर्ग को कोई खास प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हो आपके दिमाग में ऑफकोर्स कुछ चीजें चल रही होंगी, आई नो व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड। सो बट एट द सेम टाइम इक्वालिटी ऑल्सो मीन्स
कि सबको बराबर और पर्याप्त अवसर मिले। तो आपकी ऐसी सेक्शंस हैं सोसाइटी में इनको पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए भी तो आपको प्रबंध करना पड़ेगा ना। एंड दैट इज वाई द थिंग केम इनटू द एग्जिस्टेंस। इसके बारे में भी प्रॉपर बात करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर, इक्वालिटी, राइट। फिर बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, द लास्ट कीवर्ड। फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है, जिससे क्या हो, इंडिविजुअल्स की, लोगों की क्या हो, डिग्निटी, उनका जो सम्मान है वो मेंटेन रहे और भारत की एकता एवं अखंडता बनी रहे। ओके, दिस इज वाई फ्रेटर्निटी। सो नाउ वी विल रीड द प्रियम्बल वंस मोर। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, हमने ये फैसला लिया है कि, ठीक है, सोलेमनली रिजॉल्व टू, कि इंडिया को हम क्या बनाएंगे, एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, की पूरे इंडिया की डिस्क्रिप्शन हो गई। और क्या, एंड टू सेक्योर, और सभी मतलब जो भारत के नागरिक है उनको क्या मिलेगा, जस्टिस, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ओके, डीपीएसपी के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। लिबर्टी, उनको आजादी होगी किसकी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी होगी किसकी, स्टेटस, यानी कि भाई सब एक समान है, और अपॉर्चुनिटी, अवसर की, ठीक है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा होगा, जिससे क्या हो, ये चीज श्योर रहे कि जो लोग हैं उनकी क्या है, उनकी, उनका सम्मान बना हुआ है और भारत की अखंडता एवं एकता बनी हुई है, ठीक है। और हम इस 26वीं नवंबर के, इस 26वीं तारीख को 1949 में अब इस संविधान को अपने आप को देते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर ऑल द कीवर्ड्स, ठीक है। अब क्या बात होने वाली है इसके बाद, कि अब हमारा जो संविधान है, सॉरी, ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इस पर ये डेवलपमेंट है, ठीक है। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड देन दिस हैपेंड। ओके, व्हाट इज दिस एक्चुअली। सबसे पहला हुआ बेरूबरी यूनियन केस। आपको बस नाम जानने की जरूरत है। इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, देन यू नीड टू नो इन डिटेल अबाउट द केस, ठीक है। तो जो बेरूबरी यूनियन केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है, हमारा जो संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई भी चीज लीगल इनैक्ट नहीं करता, और बाद में बनाया गया था, जो एट दैट टाइम इट वाज मेकिंग सम सेंस, राइट। फिर आया आपका केशव नंदा भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें जो क्या हुआ आपका, उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, ओके, एंड फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस में उन्होंने बोल दिया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस। नाउ व्हाट इज द स्टेटस, ओके, तो ये तो पार्ट है, मतलब आखिर इसकी वैल्यू क्या है, स्टेटस क्या है ना। तो देखो, किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की तरह प्रियम्बल भी जो है, किसके द्वारा इनैक्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही इनैक्ट किया गया था, ठीक है, इनैक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और कब, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनैक्टेड, ठीक है। जबकि उससे पहले सारे जो आपके क्या है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट कर लिया गया, इनैक्ट कर लिया गया, उसके बाद प्रियम्बल इनैक्ट किया गया। क्यों, अच्छा, आप कोई बुक लिख रहे हो तो बुक की समरी पहले तो लिख नहीं दोगे, पहले आप कहानी लिखोगे, फिर तो समरी लिखोगे ना, राइट। सो आपका जो रेस्ट ऑफ, मतलब आपका जो बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन चुका था, जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा चुका था, उसके बाद हमारा क्या किया गया, प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया। सो बेसिकली प्रियम्बल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर, आई होप, ठीक है, कि क्यों प्रियम्बल, लास्ट में प्रियम्बल पे इतनी बातें क्यों, राइट। द नेक्स्ट पार्ट, अब देखो, ये क्या है, एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन जो है ये कोई सोर्स नहीं है कि जिससे आपकी जो लेजिस्लेचर है, यानी कि पार्लियामेंट बेसिकली तरीके से, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, बट आपका क्या है, ये कोई लेजिस्लेचर को पावर नहीं देती, ठीक है, और ना ही ये उनके पावर पे रोक लगाती है, ओके। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। ये एक बेसिकली बस विजन है, एक समरी है ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अच्छा, ठीक है, और क्या है, अब ये जो इनके नॉन जस्टिबल ये जो प्रोविजन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, ओके, कि इसमें जो लिखा है तो हमको ये चीज मिलनी ही चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज बेसिकली समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रियम्बल से ही काम हो जाता तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता क्यों, राइट। सो दैट इज वाई इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग, एमेंडेबिलिटी या एमेनेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। हमारा जो प्रियम्बल है, इसको क्या बदलाव किया जा सकता है, हाँ, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बदलाव हो सकते हैं, बट उन्होंने दी एक कंडीशन, कैन बी अमेंडेड। अच्छा, कंडीशन क्या है कि
नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। अब इस बेसिक फीचर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बड़ी रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि ये है, ठीक है। अब जैसे आप सेक्युलर है तो एक बेसिक फीचर है, आप उसको नहीं हटा सकते, ठीक है। तो नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर, कुछ छोटे मोटे बदलाव जरूर, बट आप पूरा संविधान ही बदल के रख दो, उसकी समरी बदल जाएगी, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है ऐसा, ठीक है। इमेंड हो सकता है लेकिन बेसिक फीचर्स में आप बदलाव आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। और आज तक कितने बार अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल? ओनली वंस। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था ये एक्ट? 1976 में। पूरी कहानी क्लियर? तो ये थी हमारी पूरी प्रियम्बल की बात एंड हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात। I don't think anything else is left in the features and the preamble. If something was left, I missed something, feel free to share that to me, okay? And till the time we meet again, thank you very much. Okay? तो हमारी पूरी कहानी हो गई क्लियर, राइट? So we'll see you soon. Bye bye. Have a good day.